साथियों नमस्कार। जो अपन भूगोल की कंटिन्यूस क्लास के क्रम में ही आप देखिए, जहाँ पिछली क्लास अपने रखी थी परमानेंट विंड या जिसको प्लैनेटरी विंड नाम दिया था, उसी से संदर्भित अपनी बातें हुई थी। स्थायी पवनें 3 हैं। स्थायी पवनें किस वायुदाब पेटी से किस वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं, किन अक्षांश से विस्तार के बीच में हैं, उनकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या है, इसके संदर्भित रूप में अपनी बातें हुई थी। उसी स्थायी पवनों के संदर्भ में अपना अगला जो अपन कहें जो टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ, तो ये अपना विंड सर्कुलेशन से पार्ट 3 है, 3 नंबर वाला पार्ट है। 1 नंबर वाले में अपने बात की पवन क्या है, पवन की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फेरल का नियम क्या है, कॉर्लिस बल क्या है, उसके संदर्भित रूप में बात की थी। पार्ट 2 के अंदर अपने बात की थी अपने परमानेंट विंड स्थायी पवनों के बारे में। और तीसरा जो पार्ट है अपना उसी स्थायी पवनों से जुड़ा हुआ एक जो पार्ट है जिसको अपन कोशिका या सेल या कोष्ठ के रूप में जानते हैं, जब पवनों का त्रिकोशिकीय संचार है, जिसको अपन के पवनों का पूरा एक साइकिल बनता है, चक्र बनता है, उसी से संदर्भित अपना टॉपिक है। तो देखिए आप, पवनों का त्रिकोशिकीय या देशांतरीय संचार। ये जो अपन कह रहे हैं कि जो स्थायी पवनें धरातल के पास जो चल रही हैं और वही पवनें ऊपरी वायुमंडल में चलते हुए एक साइकिल बनाती हैं, एक चक्र का निर्माण करती हैं, और उस पूर्ण चक्र की स्थिति के आधार पर ही अपन उसको नाम क्या रखा है, त्रिकोशिकीय या देशांतरीय संचार। ठीक। अब ये अपन देखें तो ये 3 पार्ट के रूप में है। कैसे हैं? तो पिछली क्लास अपनी जो चली थी जिसमें अपनी स्थायी पवनें थी, उसी डायग्राम को मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसी से आपके सामने स्पष्ट होगी। ये अपने डायग्राम पिछली वाली क्लास में बात की है, और इसी में आप देखिए त्रिकोशिकीय जो संचार की जो अपन बात कर रहे हैं इस वाले भाग से, ये व्यापारिक पवनें हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से, और दक्षिण में भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं। दोनों तरफ से पवनी आई 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इसके बीच वाले भाग में यहाँ अपन के वर्ष भर उच्च तापमान के कारण इस वाले भाग से वायु गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर उठती है। तो देखिए आप, इस वाले पार्ट से ये जो अपन ने कहा व्यापारिक पवनें, ये ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठना, ऊपर शब्द लिखा है, ऐसा नहीं साइड में। दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें आई और फिर ये गर्म होकर धरातल के संपर्क से ऊपर उठ रही हैं, लंबवत गति हो रही है ऊपर उठते हुए, और फिर धीरे धीरे आप देखिए इस वाले पार्ट से, और ये देखिए, और ये इस तीर से जस्ट अपोजिट तीर है। ये व्यापारिक पवन ये धरातल के पास है, ये ऊपरी वायुमंडल में, तो ये विपरीत दिशा में चलते हुए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के पास वायु ठंडी होकर नीचे उतरती है पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से। और इस वाले भाग में देखिए आप, जहां आपने बात की ये धरातल के पास, ये ऊपरी वायुमंडल में ऐसे चल रही है, तो धरातल के पास और ऊपरी वायुमंडल में जस्ट अपोजिट, इसलिए ऊपरी वायुमंडल में जो चल रही है उसको कहते हैं प्रतिव्यापारिक। ये तो कौन सी है? व्यापारिक। ये प्रतिव्यापारिक पवन है जो ऊपरी वायुमंडल में चलती है। कैसे? धरातल के, आप देखिए अपन जो टर्म की बात कर रहे हैं, धरातल के पास एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें ऊपरी वायुमंडल में विपरीत दिशा में चलते हुए और एक चक्र का निर्माण करती हैं, और उसी चक्र को नाम दिया जाता है कोष्ठ, सेल या कोशिका कहते हैं। तो व्यापारिक पवनें इस धरातल के साथ चलते हुए और फिर ऊपर उठी और फिर वापस उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी के पास आके वायु ऊपर से नीचे उतरती है, अवरोहण हो रहा है, और नीचे उतरने के कारण ही यहाँ अपन के उच्च वायुदाब है। इसका मतलब ये उच्च वायुदाब होने का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है, जो अपन ने पहले की क्लास में देखा भी था। तो ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1 नंबर पे ए पार्ट, ये लिख दिया आपके सामने ए, और इसको लिख दिया हैडली कोष्ठ या हैडली सेल। हैडली नामक विद्वान ने पहली बार
व्यापारिक पवनों के साथ एक कंप्लीट चक्र की जानकारी दी, जिसको नाम रखा हेडली कोस्ट, जो प्रत्यक्ष कोष के रूप में या प्रत्यक्ष कोस्ट के रूप में या सेल के रूप में विकसित होता है। फिर देखिए इसी ऊपर वाले भाग में, यहां से व्यापारिक जो अपन के पछवा पवने, ऊपर से धुरीय पवने दोनों तरफ से आई, ऊपर उठी, ऊपर उठ के देखिए आप एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं, डाइवर्जेंट, अपसरित हो रही हैं, इसको कहते हैं अपसरण, डाइवर्जेंट होना। अभिसरण आमने सामने आना, अपसरण एक दूसरे से दूर जाना। तो ये पछवा और धुरीय पवने दोनों आपस में टकराते हुए ऊपर उठ रही हैं, और ऊपर उठते हुए और क्या हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं, और अपसरित होकर ये पवने तो इस वाले भाग में आके उतरी ध्रुव के पास, और ये पवने अपन के इस वाले भाग में आके उतरी उपोष्ण में। जो आपके सामने इस वाले भाग से जहां अपन के ये पछवा पवने इधर जा रही हैं, तो फिर ये इधर वापिस आ रही हैं, तो पछवा पवने धरातल के पास, फिर विपरीत दिशा में ऊपरी वायुमंडल में चक्र लगाते हुए एक चक्र बन रहा है, और इसको नाम देते हैं अपन बी, जिसको नाम दे रहे हैं बी वाले पार्ट को फैरेल कोस्ट। फैरेल कोशिका, कोशिका भी कह सकते हैं इसको, ये एक नंबर पे ए हेडली, बी फैरेल, फैरेल नामक विद्वान ने जानकारी दी तो इसको नाम रख दिया फैरेल कोशिका। और तीसरा जो सी पार्ट आपके सामने है, तो आप देखिए, और ये ध्रुवीय पवनों के साथ चक्कर लग रहा है, इसको कहते हैं ध्रुवीय कोष, ध्रुवीय कोष्ठ या ध्रुवीय सेल या ध्रुवीय कोशिका। तो स्थायी पवनों के साथ 3 कोष, कोशिका या सेल का विकास होता है। व्यापारिक पवनों के साथ, और ये यदि देखा जाए तो अधिकांश उष्ण कटिबंध का भाग है, व्यापारिक पवनों के साथ उष्ण कटिबंधीय भाग में बनने वाला चक्र या कोष्ठ हेडली कोष्ठ, पछवा पवनों के साथ बनने वाला चक्र या शीतोष्ण कटिबंध में बनने वाली कोशिका, जिसको कहते हैं फैरेल कोशिका, ध्रुवीय पवनों के साथ या जो अपन कहें शीत कटिबंध के अंदर बनने वाली कोष्ठ या सेल, जिसको नाम रखा ध्रुवीय कोष्ठ। तो ये 3 कोष्ठ हैं, और ये पूर्ण एक जो चक्र होता है, इसी को अपन त्रिकोशिकीय संचार कहते हैं। अब देखिए आप उसी टर्म पे आते हैं अपन, वापस वाले उस वाले पार्ट पे देखिए, ये सबसे पहले लिखते हैं अपन कोष्ठ, या जिसको लिखते हैं सेल। इंग्लिश का टर्म है सेल, सेल का मतलब जिसको कोशिका, साइंस में अपन कोशिका पढ़ते हैं, कोशिका तो उसी के टर्म से संबंधित जुड़ा हुआ पार्ट है कोष्ठ या सेल। भूगोल में संदर्भित बात क्या है देखिए, इसमें पहले इसका अर्थ लिखें। धरातल के पास एक निश्चित दिशा में पवन चलते हुए ऊपर उठते हुए ऊपरी वायुमंडल में विपरीत दिशा में चलते हुए एक पूर्ण चक्र का निर्माण। धरातल के पास एक निश्चित दिशा में पवन चलते हुए ऊपर उठते हुए ऊपरी वायुमंडल में, एक निश्चित दिशा में चली, ऊपर उठी, और ऊपरी वायुमंडल में विपरीत दिशा में, जैसे इधर से ऐसे चली तो ऊपरी वायुमंडल में ऐसे चलेगी, विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में चलते हुए एक पूर्ण चक्र का निर्माण करती है। जिसे कॉस्ट या सेल कहा जाता है। सेल जो अपन कह रहे हैं, सेल यानी कोशिका अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। साइंस में पूर्ण इकाई को जिसको अपन कोशिका कहते हैं, वैसे ही ये एक पूर्ण चक्र के रूप में होता है जिसको अपन सेल या कोष्ठ का नाम दिया है। कोष्ठ या सेल कहा जाता है। आगे लिखना, जो तीन है, ये जो कोष्ठ हैं ये तीन हैं, और ये अपन ने उस डायग्राम में जो चर्चा की है, देखिए आपके सामने जो ये अर्थ लिखा है इसका, धरातल के पास एक निश्चित दिशा में पवन के चलते हुए, तो ये देखो धरातल के पास एक निश्चित दिशा में चलते हुए, फिर आगे लिखा अपने ऊपर उठते हुए विपरीत दिशा में चलते हुए एक पूर्ण चक्र का निर्माण हो रहा है। तो ये व्यापारिक पवनों का एक चक्र इस रूप में बन रहा है, ऐसे इस तरीके से, यहां उतरी फिर यहां चली फिर यहां, ऐसे ऐसे पछुआ पवने यहां गई फिर ऊपर उठी फिर यहां से घूम के यहां उतरी फिर यहां चली, तो यहां भी एक चक्र बन रहा है। ऐसे धुरी पवने यहां आई फिर ऊपर उठी अपसरित हुई और फिर यहां आके उतरी, तो यहां भी अपन का एक चक्र बन रहा है। तो अपन के पृथ्वी पर विस्तृत रूप में जो चक्र बन रहे हैं वो तीन चक्र के रूप में बन रहे हैं, और उन्हें अपन तीन कोष्ठ या सेल या कोशिका का नाम दिया है, जिसमें हेडली कोष्ठ, फेरेल कोष्ठ और धुरीय कोष्ठ। तो जिसमें अपने लिखा है, धरातल के पास एक निश्चित दिशा में पवन चलते हुए ऊपर उठते हुए ऊपरी वायुमंडल में विपरीत दिशा में चलते हुए एक पूर्ण चक्र का निर्माण करती है, जिसे कोश, सेल या कोशिका कहा जाता है। जो तीन है। अब तीन कौन सी हैं, अब देखिए आप, देखिए कोष्ठ या सेल, इसमें एक नंबर पे लिखें हैडली कोशिका, या इसको हैडली सेल भी कह सकते हैं, या हैडली कोष्ठ भी कहा जा सकता है। सबका अर्थ एक ही है। देखिए लिखना है इसमें, व्यापारिक पवनों के साथ बनने वाला चक्र ही हैडली सेल कहलाता है। यह उष्णकटिबंध में, यह उष्णकटिबंधीय भाग में बनता है। कोशिका है तो बनती है, सेल या कोष्ठ है तो बनता है। शब्द को उसी रूप में इसको बांधे। हैडली कोशिका व्यापारिक पवनों के साथ बनने वाला चक्र ही हैडली सेल कहलाता है। यह उष्णकटिबंधीय भाग में बनता है, या अपन कहें या इसको निम्न अक्षांशीय भाग में बनता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। दूसरा, इसको अपन ने, इसको एक ने लिख के इसको ए लिखना है। अपन ने उसमें डायग्राम में ए लिखा है इसको, जैसे आपने देखा है इसमें, तो अपन ने इसको डायग्राम में ए लिखा है, फेरेल कोष्ठ को बी लिखा है। और फेरेल कोष्ठ किनके साथ बनेगा, पछुआ पवनों के साथ। तो नेक्स्ट लिखें बी, फेरेल कोष्ठ या फेरेल सेल या कोशिका पछुआ पवनों
वेस्टर्ली पछवा पवनों के साथ बनने वाला चक्र जो शीतोष्ण कटिबंध कटिबंधीय भाग में बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो अपन कहें तीसरा पार्ट जिसको कहा सी, ध्रुवीय कोष्ठ। और ध्रुवीय कोष्ठ का जो निर्माण कहाँ हुआ है? ध्रुवीय पवनों के साथ। ध्रुवीय पवनों के साथ बनने वाला चक्र जो शीत कटिबंधीय भाग में बनता है। तो ये अपने कहा 3 कोष्ठ की जो अपने बात की है, जिसको अपने कहा है व्यापारिक पवनों के साथ हेडली कोष्ठ, पछवा पवनों के साथ फैरेल कोष्ठ, ध्रुवीय पवनों के साथ ध्रुवीय कोष्ठ। जब भी कोष से या कोशिका से प्रश्न आया है तो उसमें हेडली और फैरेल कोष से ज्यादा प्रश्न आता है। तो ध्यान रखना है, हेडली कोष वाला जो पार्ट है जो व्यापारिक पवनों के साथ बनता है। तो अपन पुनः एक बार इस वाले पार्ट को ही आप देखें। व्यापारिक पवनों के साथ हेडली को जैसा उत्तरी गोलार्ध है ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध है, सेम स्थिति है। अपन ने एग्जाम्पल के रूप में देखा है, उत्तरी गोलार्ध जैसा है ऐसा ही दक्षिण में। व्यापारिक पवनों के साथ हेडली कोष्ठ, पछवा पवनों के साथ फैरेल कोष्ठ, ध्रुवीय पवनों के साथ ध्रुवीय कोष्ठ। ये अपनी बातें हुई। इसी से जुड़ी हुई जो अपनी और बातें हैं उसको देखिए आगे। कुछ जो टर्म अलग से हैं देखिए आप। एक टर्म लिखें, डोलड्रम पेटी। डोलड्रम बेल्ट। इसी को ही दूसरा नाम देते हैं शांत पेटी। शांत पेटी। प्रश्न ये इस रूप में आता है कि शांत पेटी या जो डोलड्रम बेल्ट है, इस वाले भाग में अपन कहें पवनों का संचार नहीं होता है। वायु की लंबवत गति होती है, पवन क्षैतिज रूप में होती है। इस पेटी के अंदर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो अपने क्षैतिज रूप में हवा नहीं चलती, इसलिए अपने को महसूस नहीं होती। और जो अपन कहीं पवन जब तक क्षैतिज गति नहीं होगी जब तक पवन नहीं होगी, तो ये शांत पवन का क्षेत्र है, इसलिए इसको नाम क्या रख दिया? शांत पेटी। इसको इंग्लिश में क्या लिखा अपन ने? डोलड्रम बेल। कौन सा पार्ट है ये देखिए आप। ये मैं आपके सामने देखिए, ये पृथ्वी का जो पार्ट है ये 0 डिग्री, ये 5 डिग्री उत्तर और ये 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये वाला जो पार्ट है, इसी वाले पार्ट को नाम दिया जाता है शांत पेटी। और अपने देखा था दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें आ रही थी। देखिए आपके सामने, जैसा अपन ने इसमें देखा, दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें आ रही हैं और 0 से 5 वाले भाग में वायु गर्म होकर क्या हो रही है? ऊपर उठ रही है, लंबवत गति हो रही है, क्षैतिज गति नहीं हो रही, इसलिए अपन कहें ये शांत पेटी का क्षेत्र है। ये देखो, इसका मतलब डोलड्रम पेटी का विस्तार कहाँ है? 0 से 5, उत्तर व दक्षिण दोनों में।
तो लिखना यह शांत पवन क्षेत्र है जो 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में। ये कहने का मतलब 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, दोनों गोलार्ध में, जिसको अपने नाम रखा डोलड्रम पेटी। और ये कैसा है? शांत पवन क्षेत्र है, यहाँ पवनें शांत होती हैं, इसलिए इसको नाम रख दिया शांत पेटी, या फिर ऐसा ही लिख सकता है डोलड्रम बेल्ट भी लिख सकता है। फिर देखिए एक अगला टर्म इसी से संदर्भित, ITCZ, इसको कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। उसके अपन पहले जो अक्षर हैं जो अपन कहें उनको मिलाकर नाम रखा ITCZ, इंटर ट्रॉपिक, इंटर का मतलब अंतर, ट्रॉपिकल का उष्ण कटिबंधीय, कन्वर्जेंस अभिसरण, जोन का मतलब क्षेत्र, जिसको अपन ने संक्षिप्त में लिखा है ITCZ। और ये ITCZ की जो अपन बात कर रहे हैं ये वाला पार्ट भी यही है, लेकिन ITCZ से दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ITCZ का क्षेत्र कौन सा है? 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में, इसका मतलब 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। दूसरा, ITCZ लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसमें लिखना क्षेत्र 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्ध में है, जो निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ये दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ITCZ और डोलड्रम बेल्ट दोनों अपन देखा जाए तो अक्षांश से विस्तार दोनों का समान है, जिसको अपन ने कहा है 0 से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण डोलड्रम पेटी है, और ITCZ भी 0 से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण इसी रूप में है। और ये कैसा है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। और निम्न वायुदाब है, इसका मतलब कि पवनें किसी दूसरे क्षेत्र से इस तरफ आती हैं। तो अपने कहा कि जैसे आप वाले इस वाले क्षेत्र की जो अपन बात करते हैं, आपको ध्यान आए तो अपने कहा ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, और ये भी आपके सामने लिखा उपोष्ण उच्च वायुदाब है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिसको अपन कह रहे हैं। और ये अपन कहीं कैसा है? विषुवत रेखीय जो भाग है ये निम्न वायुदाब है। इस ITCZ की पेटी को अपन ने कहा ये कैसी है? निम्न वायुदाब है, लो प्रेशर है। तो पवनें कैसे चलेंगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो इधर से जो पवनें चलती हैं ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, और इधर से जो पवनें चलती हैं
तो ये कौन सी हैं? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। इसका मतलब दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो दोनों तरफ से आमने सामने आ रही हैं, और दोनों के बीच का जो पार्ट है, पृथ्वी का जो बीच है, इसलिए अपने इसको क्या लिखा? अंतः, यानी बीच का जो भाग कैसा है? उष्ण कटिबंध। ये जो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण, जिसको अपन उष्ण कटिबंध कहते हैं, उसका जो बीच का पार्ट है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा। अंतः उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध का बीच, मध्य भाग, अभिसरण, दोनों तरफ से पवन आ रही है, कन्वर्जेंस, अभिसरण क्षेत्र। इसका मतलब उष्ण कटिबंध का वह मध्य भाग जिसमें दोनों तरफ से पवनें आमने सामने आती हैं, उसे क्षेत्र को अपने नाम दिया है ITCZ। और जो अपने का कहाँ है? 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में, 0 से 5 उत्तर भी और 0 से 5 दक्षिण भी। अब आप आइए दूसरी बात पे। ये जो स्थिति ITCZ की, ये आदर्श स्थिति है। आदर्श का तात्पर्य जब सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। लेकिन सूर्य जब अपन कहीं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, एक वर्ष में जब चक्कर लगाती है, तो उस परिक्रमण पथ के अंदर, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य कभी अपने को उत्तरायण जाता हुआ नजर आता है, कभी दक्षिणायन जाता हुआ नजर आता है। सूर्य अपन कहीं 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर चमकता हुआ नजर आता है सीधा, तो अपन कहीं 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर चमकता है। जबकि अपन कहीं ये आभासी गति है, जबकि वास्तविक रूप में पृथ्वी घूम रही है। और उसी के आधार पर अपन कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति है। ये है 21 मार्च व 23 सितंबर। ये आदर्श स्थिति है, आइडियल कंडीशन है। आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं अपन, ये 0 से 5। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ITCZ की पेटी उत्तर की तरफ खिसक जाएगी, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ITCZ की पेटी दक्षिण की तरफ खिसक जाएगी। सूर्य के साथ साथ ही अपन कहें ये आभासी रूप में उसके साथ साथ गति करता है। अब देखिए आपके सामने ये जो व्यापारिक पवने हैं जिनकी अपन ने बात की, जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ तो ये जो अपन कहें ITCZ की जो पेटी है ये उत्तरायण चली जाती है, और जैसे उत्तरायण गई तो इस वाले भाग में यहाँ निम्न वायुदाब नहीं होगा, फिर निम्न वायुदाब ऊपर की तरफ हो गया, यहाँ हो गया अपन ने कहा निम्न वायुदाब। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, ये विषुवत रेखा, और ये आपके सामने कहा कि ये 5 डिग्री उत्तर था और ये 5 डिग्री दक्षिण, और ये आपके सामने मैंने कहा कि ये व्यापारिक पवनें चल के आ रही थी। लेकिन सूर्य उत्तरायण हुआ, और उत्तरायण होने की स्थिति में आपके सामने मैंने कहा 21 जून को, 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? अपन कहें कर्क रेखा पे, ये कर्क रेखा, और सूर्य यहाँ आ गया। अपन कहें सूर्य जो लंबवत चमक रहा है वो कहाँ है? कर्क रेखा पे। तो अब ITCZ की पेटी 0 से 5 उत्तर व दक्षिण स्थापित नहीं है, अब ITCZ की पेटी उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसक गई, और जैसे उत्तरी गोलार्ध की तरफ ये ITCZ की पेटी यहाँ न होके और ITCZ अब यहाँ आ गई, ये ITCZ। और ITCZ कैसा है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र, निम्न वायुदाब। और जैसे अपन ने कहा कि दक्षिणी गोलार्ध के जो व्यापारिक पवने, अब सही मायने आपके सामने देखा जाए तो ये पवने इस वाले भाग से यहाँ निम्न वायुदाब नहीं, अब यहाँ है। अब ये जैसे जैसे ये विषुवत रेखा के पास पहुंची, उसके बाद जैसे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश किया इन पवनों ने, तो उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम का अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ गई, और यही पवन इस रूप में चलने लग गई। इसका मतलब व्यापारिक पवने
एक गोलार्ध को पार करके दूसरे गोलार्ध में चली गई। अब एक नया प्रश्न आ गया, आईटीसी जेड के उत्तरायण व दक्षिणायन होने से केवल एक ही स्थायी पवन है जो एक गोलार्ध को पार करते हुए दूसरे गोलार्ध में चली जाती है, और वो कौन सी पवन है? व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। बाकी की जो पछुआ पवने या जिसको अपन ध्रुवीय पवने कह रहे हैं, उन पवनों के क्षेत्र में भी उत्तरायण और दक्षिणायन होने से विस्थापन हुआ है पवन पेटियों में, लेकिन अपन कहें एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में वो पवने नहीं जा पाती हैं। जैसे पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध में जहाँ 30 से 35 है और 60 से 65 है, तो इतना अंतर नहीं को गोलार्ध को पार कर जाए। तो एक गोलार्ध को दूसरे गोलार्ध में जाने वाली कौन सी पवन हुई? व्यापारिक पवन है। और ये किसके कारण हुआ है? जब आईटीसी जेड उत्तरायण व दक्षिणायन होगा तो ही ऐसी स्थिति होगी। और ऐसी जैसे आईटीसी जेड हुआ तो इसका मतलब सभी पवन पेटियों में भी कुछ परिवर्तन होता है, विक्षेपण हो जाता है। तो विक्षेपण नहीं, कुछ पवन पेटियों में खिसकाव होता है। सारी पवन पेटियां उत्तरायण की तरफ, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो दक्षिण की तरफ। ऐसे अपने वायुदाब पेटियों के संदर्भ में भी बात की थी। तो ये स्थिति तो कब है? आदर्श है। तो इसी के आगे आप लिखना कि में आगे सूर्य के उत्तरायण होने पर आईटीसी जेड की पेटी उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसक जाती है तथा सूर्य के दक्षिणायन होने पर आईटीसी जेड की पेटी दक्षिणी गोलार्ध की ओर खिसक जाती है। जिससे पवन पेटियों में भी खिसकाव होता है। यह आदर्श स्थिति में खिसकाव नहीं है। जब उत्तरायण की जो अपन ने जो बात की आपके सामने, सूर्य के उत्तरायण होने, तो मैं ये कह दूं आपके सामने 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। ये मैक्सिमम है इसकी स्थिति। इसके बाद उत्तरायण में सूर्य इससे ऊपर नहीं जाता है। और दक्षिणायन की बात कह रहा है तो ये क्या कह रहा है? 22 दिसंबर को, जब सूर्य कहाँ होता है? मकर रेखा पे होता है। तो इन स्थितियों के अंदर आईटीसी जेड उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसकती रहती है। और जैसे ये पेटी खिसकी तो उसके कारण पवन पेटियों में भी क्या हुआ? खिसकाव हुआ, कुछ स्थानांतरण हुआ है, खिसकाव होता है। आगे लिखना, आईटीसी जेड की स्थिति में परिवर्तन होने से आईटीसी जेड की स्थिति में परिवर्तन होने से पवन पेटियों में भी स्थानांतरण, या जिसको अपने कहा है खिसकाव, पवन पेटियों में भी स्थानांतरण या खिसकाव होता है, जिससे व्यापारिक पवने एक गोलार्ध से
एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। व्यापारिक पवनें, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें और अपन कहें विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। तुम लिखना तथा भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास व मानसूनी पवनों का विकास भी ITCZ में परिवर्तन होने से का विकास पवन पेटियों के स्थानांतरण से होता है। ये दो चीज अपन ने और बात की इस वाले संदर्भित रूप में, मानसूनी पवनों के संदर्भ में और साथ में भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास पवन पेटी और वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के कारण ही इसकी उत्पत्ति हो पाई है। ऐसी जलवायु की दशाएं जो शीत ऋतु में वर्षा होती है। और मानसूनी पवनें जो अपन बात कर रहे हैं, सूर्य उत्तरायण जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध, जैसे भारत में अपन कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ भारत की तरफ चलती हैं, जिसे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो इसी के संदर्भित रूप में अपनी बात थी। तो ये बातें थी अपनी जहाँ त्रिकोष्ठीय संचार, उसके साथ ही अपने का डोलड्रम पेटी 0 से 5 डिग्री दोनों गोलार्ध में, और इसी रूप में का ITCZ जिसको अपने का 0 से 5 डिग्री निम्न वायुदाब की पेटी है आदर्श स्थिति में। और लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की तरफ और दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की तरफ खिसक जाती है, और इस खिसकाव के कारण अपन के भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास हुआ है, मानसूनी पवनें भी हैं, और इसी के कारण अपन कहें व्यापारिक पवनें एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये बातें थी अपनी इससे संदर्भित जो स्थायी पवनों से जुड़ा हुआ ही टॉपिक था। अब अपनी नेक्स्ट वाली जो बात शुरू होती है वो पार्ट अपना है जो अपन कहें सेकंड, जो 2 नंबर पे रखा था, द्वितीयक परिसंचरण। और द्वितीयक जो परिसंचरण था वो अपन कहें सामयिक पवनों के संदर्भ में था, जिसमें अपन कहें मानसून है, चक्रवात, मानसूनी पवनें हैं, चक्रवात है, प्रति चक्रवात है। तो चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, ये अपने सेपरेट टॉपिक के रूप में। लेकिन जो तीसरा जो अपना परिसंचरण है तृतीयक, जिसको नाम लिखा था लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें, तो उस स्थानीय पवनों का भी अपना एक सेपरेट टॉपिक है। तो उन्होंने अपने टॉपिक्स को अलग अलग रूप में देखेंगे। तो ये अपन ने बात की है, और इस पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि किस रूप में आदर्श स्थिति रहती है और कैसे आदर्श स्थिति से उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति होती है। और जब विश्व में जलवायु निर्धारण की बात करेंगे, विश्व में जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, तो उस समय आपके सामने पवन पेटियों में कैसे खिसकाव हो रहा है उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उसके संदर्भ रूप में अपन वहाँ विशेष रूप से चर्चा करेंगे।